मेरी इंस्पिरेशन तो मेरे दादाजी रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी इंस्पिरेशन है ये नेपाली लोग। हम तो जैसे यहाँ पे रह के भी हम बाहर नौकरी कर रहे हैं, होटलों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये नेपाली आके हमारे राज्य में आके 10-15 परिवारों की ज़मीन एक साथ कर रहे हैं। सोचने वाली बात नहीं है। इस जंगल में, जहाँ से 2 किलोमीटर पैदल रास्ता है नीचे का, कैसे करते होंगे? मैं एक रात गया, डर से मेरे को भी पहली बार फर्स्ट टाइम होता है कि मैं भी डरने लग गया कि कैसे कैसे। लेकिन जब एक दो बार गया उसके बाद मैं खुद अब इतने अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि रात को 2-2 3-3 बजे भी मैं आराम से जा सकता हूँ। सब्जी लेके अगर मंडी भी जाना हो तो मैं आराम से जा सकता हूँ। आज मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ बिना डर के। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं आज जहां पहुंचा हूं, मेरा यकीन मानिए, हमारे युवा के उत्तराखंडियों को ये कहानी इंस्पायर करेगी। मैं टिहरी के बागी मठियाण गांव में आया हूं, जहां एक उत्तराखंडी युवा जो पेशे से आईटी प्रोफेशनल रहा, उसने 6 साल पहले रिवर्स माइग्रेशन करके अपनी पुश्तैनी गांव की तरफ लौटा। यहाँ तमाम चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को पार करके अपना एक शानदार बागबानी का मॉडल खड़ा किया। और यकीन मानिए, यहाँ ना मोबाइल टावर हैं, ना यहाँ सड़क है, यहाँ भी जंगली जानवरों की दिक्कत है, लेकिन उनकी कोई शिकायत नहीं है इन सब बातों से। उनका ऑब्जेक्टिव, उनकी सोच बड़ी क्लियर थी कि मुझे अपने दादाजी की अपनी पुश्तैनी जमीन को आबाद करना है। रविंदर सिंह, जिन्होंने वाकई कमाल काम किया। रविंदर जी, मुझे दिल से नमस्कार बहुत जी। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। और इतने चैलेंजेस के बाद आपकी मुस्कान जो है, हाँ जी। ये हमें और एनर्जाइज कर रही है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपने तो अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, एक आईटी प्रोफेशनल, हाँ एमबीए जी। किया हुआ ऊपर से भी। हाँ जी, हाँ तो जी। ये वापस क्यों आ गए आप? सर यही मान लीजिए कि मेरे दादाजी की इच्छा थी ये कि अपने जो पुश्तैनी ज़मीन है, दरअसल हमारे जो पिताजी और हैं वो 5 भाई हैं और सब के सब जॉब करते हैं। तो आज से 15 से 20 साल पहले ये हमारा जो पुश्तैनी ज़मीन है, ये सब मतलब जंगल हो चुका था यहाँ पे, कुछ नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे आज से 2014 में यहाँ पे बाढ़ भी आई थी, तो जिससे हमारे सारे खेत तबाह हो गए थे। तो उसी के चलते फिर जब मैं आज से तकरीबन 2018 में 6 साल पहले यहाँ पे आया था और मैं सोचा चलो यहाँ पे कुछ करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोज़मेरी, ऑर्गेनो वगैरह लगाने की कोशिश किया, मैंने सक्सेस भी हो गया था। तो क्या हुआ कि लॉकडाउन के टाइम पे वो सब तबाह हो गया। तो मतलब मैंने फेलियर्स का मुँह यहाँ पे बहुत देखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास में गए और सीधा ही आप फर्स्ट आ गए। पढ़ना पड़ता है उसके लिए। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट कोई वही आ सकता है, बहुत सिंसियर हो, मतलब पहले से उस बैकग्राउंड वैसा रहा हो। बिल्कुल। तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा नहीं है, मैं चंडीगढ़ में रहा, वहीं पे पला-बड़ा, पैदा भी वहीं का हुआ हूँ। तो स्कूलिंग, कॉलेजिंग, एमबीए किया हुआ है, आईटी प्रोफेशनल हूँ मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ। तो ये सब करने के बाद अपना जो आप कहते हैं ना, जो हमारा जो एम है एकदम चेंज करना है, मतलब आईटी से एकदम फार्मर की ज़िंदगी जीनी है, तो बहुत टफ थी वो चीज़। इवन जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को ये नहीं पता था कि हथियारों के नाम नहीं पता थे मुझे। कि जब मेरा अपना मकान बनाना शुरू किया तो जब सब्बल क्या होता है, घन क्या होता है, गेंती क्या होती है, नहीं मालूम मुझे। कोई मेरे को बोलता था कि सब्बल लेके आ, मैं घन लेके आ जाता था। ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। तो धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब मैं सीखनी शुरू की, और ये चीज़ें क्या थी कि मतलब मेरे को किसी ने कभी सिखाई नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली कर करके आती रही। तो जब मैं इतने लॉस खाए तो मैंने फिर काफ़ी ठंडे दिमाग से सोचा कि क्या किया जाए। तब मेरे दिमाग में कीवी का ख्याल आया। तो फिर हम सोलन से कीवी लेके आए और तकरीबन मतलब 36 पौधे लेके आए थे। और उसके लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल की थी, क्योंकि यहाँ पे छत नहीं थी मेरे घर, यहाँ पे जहाँ पे मैं काम करता था। तो आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ से मैं 5 किलोमीटर पैदल चल के आता था अपनी इस जगह पे, और यहाँ पे गड्ढे करने के लिए आता था। और आप इस बात पे मतलब बड़ा हंसोगे कि मैं वहाँ से हथियार लेके आता था, और मेरे पास इतना दिमाग नहीं था कि मैं हथियार यहीं पे छिपा दूँ और वहाँ चला जाऊँ घर। मैं हथियार भी वापस लेके आता था, फिर दोबारा लेके आता था यहाँ पे हथियार। अच्छा, सब्बल गैंती सब साथ में। हाँ, तब मेरे को किसी ने बोला कि वहीं पे छुपा दिया कर। मैं कहा अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब आप ये मान लो कि मैं 9 बजे यहाँ पहुँचता था और 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से निकलता था। हम्म। और उस पूरे टाइम पीरियड में मेरे से सिर्फ 3 गड्ढे हुआ करते थे। 3 गड्ढे कर पाता था, क्योंकि वो जो गड्ढा था काफ़ी गहरा था, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा। पूरे 3 मतलब 3 गड्ढे कर पाता था पूरे दिन में। तो मतलब कम से कम मैंने 36 जब किए थे तो मेरे को हफ़्ते से ऊपर लग गया था टाइम।
और उसके बाद यहाँ से जाके मैं वहाँ पे जब गाँव जाता था अपने नीचे, तो वहाँ पे ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चों को, 9-9 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। तो ये भी तो फिर मतलब ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, मतलब कि मन में ये भाव कहाँ से आया कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी ज़मीन को आबाद करना है और यहाँ एक बागबानी का मॉडल खड़ा करना है? देखो गाँव तो मेरे को बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम चंडीगढ़ में पढ़े बड़े हैं, लेकिन जब छुट्टियाँ होती थी ना, तो पापा, जून जुलाई की छुट्टियाँ पड़ती थी तो पापा हमें यहीं पे लेके आते थे। यहीं पे हम खेलते थे, यहाँ पे जो हमारे फल फ्रूट्स होते थे उसको खाते थे। हम मतलब सब भाई वगैरह आते हैं, कज़न वगैरह होते थे, सब आते थे, मिलजुल के यहाँ खेलते थे। तो बस वही एक इमेज मेरे दिमाग में रह गई थी कि मेरे को यहाँ पे करना है। दूसरा इंस्पिरेशन मेरे दादाजी हैं, वो बहुत अच्छे फार्मर रहे हैं हमेशा से, तो वो भी मेरी बहुत इंस्पिरेशन है। जब भी मैं उनके बारे में सुनता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं। तो खेती का तो मेरा तो उन्हीं से ही मतलब पता चला है कि हाँ, खेती करनी चाहिए। और दूसरी ये चीज़ कि मतलब यहाँ सुकून बहुत अच्छा है। रविंदर, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो मैंने बताया मेरी इंस्पिरेशन तो मेरे दादाजी रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी इंस्पिरेशन है ये नेपाली लोग। पूछो कैसे? नेपाली कैसे? देखो नेपाली, हम तो जैसे यहाँ पे रह के भी हम बाहर नौकरी कर रहे हैं, होटलों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये नेपाली आके हमारे राज्य में आके 10-15 परिवारों की ज़मीन एक साथ कर रहे हैं। सोचने वाली बात नहीं है। हम एक परिवार नहीं कर पा रहे हैं, अपनी खेती-बाड़ी जो अपने जिस बंदों की अपने घर के आगे खेती है वो नहीं कर पा रहा है, और वो नेपाली इतने सारे खेत 10-15 परिवारों की खेती अकेला कर पा रहा है। हाउ? बस ये इंस्पिरेशन, जब वो रात को चलते हैं, रात को 3-3 बजे अपने जो सब्जियों के बोरे उठा उठा के 2-3 राउंड लगाते हैं रात को, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ इस जंगल में, जहाँ से 2 किलोमीटर पैदल रास्ता है नीचे का, कैसे करते होंगे वो। बस वहाँ तब मैंने ये चीज़ सोची कि मेरे को भी ये ऐसा ही बनना है। हालांकि आप सबको पता है कि नेपाली कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, पर वो इंस्पिरेशन हो, दिन रात अपने खेतों में लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनको कोई और कुछ चीज़ चाहिए नहीं है, उनकी भूख प्यास सब खत्म। जब मैंने उनको देखा ना कि वो 3-3 बजे जाते हैं, तो मैं भी उनके पास गया, मैं कहा मैं भी निकलूंगा कल। मैं एक रात गया, डर से मेरे को भी पहली बार फर्स्ट टाइम होता है कि मैं भी डरने लग गया कि कैसे कैसे, लेकिन जब 1-2 बार गया उसके बाद मैं खुद, अब इतने अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि रात को 2-2 3-3 बजे भी मैं आराम से जा सकता हूँ, सब्जी लेके अगर मंडी भी जाना हो तो मैं बड़े आराम से जा सकता हूँ। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि एक जीवन संगनी भी होनी चाहिए, यहाँ अकेले आप अपना जीवन एक वनवास की तरह काट रहे हैं? तो सर क्या बोले, मैं किसी के बाप में हिम्मत तो होनी चाहिए अपनी बेटी देने के ऐसा लिए। क्यों? एक्चुअली हर कोई चाहता है कि हमारी अपनी बेटी जहाँ दे रहे हैं, मतलब अच्छी ज़मीन वाला हो, ये हो, पर उस ज़मीन पे खेती ना कर रहा हो। अच्छा, ज़मीन हो लेकिन ज़मीन में खेती ना कर रहा खेती ना कर रहा हो। हो। हाँ। क्यों? क्योंकि किसान किसी को चाहिए नहीं है। उनको चाहिए कि अच्छा खासा पैसा हो, कोठी हो, ये हो, शहर, दुकान पास में हो। मतलब बेटी जो है महारानी की तरह जिए। चाहे उसमें गलत भी क्या है? हर बाप का सपना होता है। नहीं, सपना होता है, पर जिसने इतना स्ट्रगल किया है, अपनी मेहनत की है, अपनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। आज मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ, बिना डर के। यहाँ पे हमारे जंगली जानवर आते हैं, तेंदुआ, भालू, रीख वगैरह सब आते हैं यहाँ पे। मेरे अखरोट के पेड़ हैं, काफ़ी उन्होंने रीख ने ख़राब भी कर दिए हैं। हुँ। लेकिन मैं उनसे आज तक मतलब अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप खुद ही सोचो, जब इतना बहादुर बंदा मिल रहा है, फिर भी लोग अपनी लड़की देने से डर रहे हैं। हैं? लेकिन नहीं, रविंदर, नहीं देखने सच बात ये है ना कि मतलब लड़का चाहिए डिसेंट, जो लड़का होना चाहिए ना, लड़की जैसे हम हर एक पेरेंट्स सोचता है कि हमारा जो दामाद हो। दामाद हो, अच्छा कमाने वाला हो, कोई बुरा ऐब ना हो। लेकिन आज दुनिया उल्टी चल रही है। लड़की मतलब आज आपको सबको पता ही होगा कि लड़की वाले क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा जमाई हो उसका देहरादून में मकान हो, ज़मीन हो। ये मतलब नॉर्मल सी बात है हर जगह कि अच्छा कमा रहा हो तब वहाँ पे भेजेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आप एक बेटी के बाप होते तो आप भी नहीं देते ऐसे गाँव में। है ना? आप ये सोचते कि हाँ यार, कहीं अच्छे लेवल पे हो, हमसे भी अच्छे लेवल पे हो। पर हमने भी तो उतनी स्ट्रगल की है भाई यहाँ पे। बिल्कुल। आज लेकिन रविंदर ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच बताऊँ, हाँ जी, आप एक एक ना, आपसे मिलकर एक एनर्जी महसूस हो रही है, हाँ एक जी। इंस्पिरेशन मिल रही है। हुँ, हुँ। तो मैं चाहता हूँ उत्तराखंड के यूथ के लिए रविंदर का एक संदेश होना चाहिए। सर यूथ के लिए तो मैं यही संदेश दूँगा कि सबसे पहले जो आपके पास अपने हाथ, अपनी जेब में या जो आपके हाथ में हथियार होते हैं ना, उसको छोड़ दें। क्या? वो हथियार क्या है ये?
अच्छा। हाँ, जब तक ये आपके पास रहेगा, ये यूज़फुल भी है, लेकिन ये आपकी लाइफ़ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सीरियसली, मज़ाक नहीं कर रहा। मेरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मैं पूरे 100% एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे काम करता हूँ। लेकिन आपके पास मोबाइल रहेगा, आप अपने ऑफ़िस में चले जाओ, अगर 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, तो आप मुश्किल से 2 से 3 घंटे आपने जो है क्रिएटिव वर्क को दे सकते हो। बाकी आपका टाइम जो है, आपके ये इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप इसमें लगा रहता है। इस कारण आज की जो जनरेशन है सब ख़राब हो रही है। तो मैं उन जनरेशन जो हमारी यूथ है उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अपने जैसे पुश्तैनी ज़मीन है अपने पेरेंट्स की, तो आप उसमें आएँ, हैं, ठीक है? और नई-नई चीज़ें अप्लाई करें। आजकल गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम आ रही है, दुनिया भर की स्कीम आ रही है। 80% सब्सिडी आप खुद कर सकते हैं, लगाओ। जब गवर्नमेंट इतनी वो कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको भी करना चाहिए, हैं? और इससे क्या होगा कि हमारा तो भला नहीं होगा ना, उनका खुद का भला होगा, हैं? बिल्कुल, उनके जो मम्मी-पापा हैं, उनके दादाजी हैं, उनको प्राउड होगा। बिल्कुल, तो आज की डेट में अगर अगर फैमिली आप पे प्राउड कर रही है, तो सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है। ये आप देखिए ना, ये जब उनके यहाँ बाढ़ आई थी 2014 में, आप देखिए पूरा पत्थर ही पत्थर आ गया था। इसी पत्थरों से उनका कहना है कि उन्होंने ये दीवारें यहाँ जितने भी पुश्ते बनाए हैं, ये सारे पुश्ते आपने इन्हीं पत्थरों से बनाए। ये जो खेत है ना, आप हाँ, अपने पीछे देख रहे हो, हाँ। वहाँ पे ये सारे पत्थर ही पत्थर थे। वहाँ यहीं से पत्थर निकाल के ये खेत बनाए हैं हमने। अच्छा। मतलब 2-3 लोग लगाए मैंने, हाँ, नेपाली ना। हाँ। तो ये पत्थर अभी इतने पत्थर हैं कि यहाँ से एक और मकान बन सकता है इसका। बिल्कुल। तो बहुत लेकिन संघर्षों का रहा, हाँ लेकिन जी, आज संतोष भी है। संतोष तो तब तक नहीं होगा जब तक मैं पूरी तरह से सक्सेसफुल ना हो जाऊँ। चलो, मुझे मेरी हाँ, बहुत शुभकामनाएँ क्योंकि रविंदर। ये सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है कि मेरे को पैसे कमाने हैं, ये करने हैं। क्योंकि अगर वो पैसे कमाने होते, तो मैं शहर में जाके भी आराम से कमा सकता था। हुँ, लेकिन यहाँ पे एक पीस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं ना, हुँ। वो अचीव करना है मेरे को। चलिए, बहुत हाँ अच्छा लगा रविंदर, बहुत धन्यवाद। थैंक आपके यू जी। कीवी भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत बिल्कुल। बधाई आपको। आखिरकार फल मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, कहते हैं हैं? ना मेहनत का फल मीठा होता है। बिल्कुल, और ये फल बिल्कुल, मीठा है। मीठा है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो कुल मिला के रविंद्र ने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है। मैं अमूमन अपने उत्तराखंडियों से कहता हूँ कि हमें अपनी खेती को बचाना है, अपनी अपनी ज़मीन नहीं बेचनी है, अपनी पुश्तैनी ज़मीनों को बचाना है, उसपे कुछ ना कुछ काम करते रहना है, ताकि हम अपने पूर्वजों की मेहनत से जुड़ी जो ज़मीन है, उसे बचा सकें। लेकिन इस तरह की स्टोरी, इस तरह की कहानियाँ लाने के पीछे देवभूमि डायलॉग का सिर्फ एक मकसद रहता है, हम सबको मिलकर अपने पहाड़ को, अपने उत्तराखंड को खुशहाल बनाना है, और ये तभी मुमकिन है जब हर एक उत्तराखंडी भगीरथ जैसा प्रयास करेगा, गिलहरी जैसा प्रयास करेगा। तभी उत्तराखंड आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।